करुणा और शोभा दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थीं। शोभा ने करुणा का हाथ पकड़ रखा था। करुणा बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। शोभा ने करुणा से कहा, करुणा बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। यह सुनकर करुणा थोड़ा सा सहज हुई। शोभा ने पानी की बोतल करुणा की ओर बढ़ाई। करुणा ने पानी पिया। फिर वे कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद शोभा ने पूछा, करुणा तो ठीक है, क्या हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? करुणा ने हमें सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, शोभा जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च यही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजाजी ने बताते पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवा कर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वो जबरदस्ती घर में घुसने लगे, क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफी पैसे उधार ले रखे थे। वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। ये देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। ये कहकर करुणा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भागे। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पिटना मच गया। लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता। जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, ये कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शौक मनाती रहूंगी, घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जिन भी तो किसके लिए, लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, करुणा जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है, तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार मांझी, जो आज से बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं अभी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी, तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तू रात को करुणा को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पी आ, रात को मत पियो।
सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा डैश लेकिन माँ वो नहीं मानी तो। तब मेरी सास ने कहा डैश उसके हाथ पैर तोड़ दिए और फिर न कहीं भागने लायक रहेगी न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में बढ़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। ये कहकर करुणा फूंक फूंक कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर शोभा भी रोने लगी। डैश हे भगवान, इतना सब सहती रही, मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। करुणा ने रोते हुए कहा डैश बहन लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा डैश नहीं करुणा, मेरे रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से तू हमारे साथ रहेगी। करुणा शोभा के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर शोभा उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में करुणा को जैसे नींद आ गई। शोभा ने करण से बात की। डैश करण तुमसे पूछे बगैर मैंने करुणा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? करण ने कहा डैश कैसी बात करती हो शोभा, मुझे तो खुशी है, हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुँच गए। शोभा ने करुणा को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण करण तो सो गया, लेकिन शोभा की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा डैश बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा डैश हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। ये कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी जो कि लाजो के पिता थे, रत्नलाल उनके ही पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लाजो को देखो वे बोले डैश ले भाई रत्नलाल आ गई मेरी बेटी, इसी के बारे में पूछ रहा था न, बहुत ही होशियार बच्ची है, बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नलाल जी ने कहा डैश भाई रामधन तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज लगाई डैश बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रत्नलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा डैश भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल क्या बात है, घर में सब ठीक तो है न? रामधन की बात सुनकर रत्नलाल ने गंभीर होते हुए कहा भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा डैश बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू? रत्नलाल जी ने कहा डैश पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक कैसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो, वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तो बस वहाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रत्नलाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओर से लाजो यह सब सुन रही थी। रत्नलाल जी ने आगे कहना शुरू किया डैश हाँ ये बात हुई न खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा।
अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामधन ने कहा, डैश बेटी, आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रत्नलाल जी ने कहा, डैश भाई, मेरा बड़ा बेटा सत्य मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामधन बोला, डैश हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रत्नलाल जी बोले, डैश बस सब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रत्नलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा, डैश बेटी तू खुश तो है न इस रिश्ते से। लाजो बोली, डैश पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोला, डैश बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रत्नलाल जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से 1 सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रत्नलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रत्नलाल जी ने कहा, डैश भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है। रामधन हाथ जोड़कर बोला, डैश नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। रत्नलाल जी ने कहा, डैश हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत है, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया। रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, डैश माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन ये कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रत्नलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रत्नलाल जी ने कहा, डैश ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। ये कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए। रामधन ने देखा, डैश अरे ये क्या, ये तो वही कागज है तो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए। रत्नलाल जी ने कहा, डैश वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही यह कागज छुड़ा कर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्नलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, डैश भाई खेती गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रत्नलाल जी ने आवाज लगाई, डैश वंश ने 50,000 रुपए लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। रत्नलाल जी ने कहा, डैश ले भाई शादी की तैयारियां कर और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, डैश मेरी बेटी के नसीब खुल गए। ये कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया।
उसने अपने प्राण त्याग दिए। रत्नलाल जी उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रत्नलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजों को जब ये पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13 रवि के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लाजों की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजों के चमकते नसीब